हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? क्या आप क्लास 8 में हैं, क्लास 9 में हैं, क्लास 10 में हैं या क्लास 11 या 12 में हैं? तो ये वीडियो आप सारे बच्चों के लिए है। आपके घर में अगर कोई 9 में है, कोई 10 में है, कोई 11 में है, कोई 12 में है, तो आप सब लोग बैठ जाइए एक साथ और बैठ करके देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ये टॉपिक आज आप लोगों का पूरे 10 से 15 दिनों तक चलता है, लेकिन मात्र इस 1 घंटे में ये पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक कहा जाता है बेस। इसके बिना हम लोग इंग्लिश में इसके बिना हम लोग एक स्टेप भी आगे नहीं जा सकते। पॉइंट को जरा समझिएगा। टेंस, जिस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करें, इस टॉपिक का नाम है टेंस। अब ये टॉपिक जो है, जो भी इंग्लिश जब भी आप बोल रहे होते हैं, अंग्रेजी में आप बात करिए या इंग्लिश में आप लिखिए, तो क्या करते हैं आप? सेंटेंस बोलते हैं। तो इंग्लिश में आप जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं, इंग्लिश में जब भी कोई आप सेंटेंस बोलते हैं, तो 2 प्रकार के सेंटेंसेस आप बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में आप 2 प्रकार के सेंटेंस को बोलते हैं आप। एक जो टेंस वाले सेंटेंसेस होते हैं और दूसरा जो आउट ऑफ टेंस, जिसको हम टेंस के बाहर लेके जाते हैं। आउट ऑफ टेंस, जिसको हम लोग टेंस के बाहर लेके जाते हैं। यदि सेंटेंस अंग्रेजी में आप बोल रहे हैं, तो वहां पे आपको टेंस और आउट ऑफ टेंस, ये 2 प्रकार के सेंटेंसेस को आपको लेके चलना होता है। जरा दिमाग पे जोर डालिए, कहीं ये टेंस आपको टेंशन तो नहीं दे रहा है? चलिए, आउट ऑफ टेंस है तो आउट ऑफ टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, उन सारे सेंटेंसेस को आप लोग अगर बना भी लेते हैं, तो क्या टेंस वाले सेंटेंसेस, अभी आप गौर करिएगा, जितने भी सेंटेंसेस मैं बोल रहा हूं, देखिए मैं बोल रहा हूं, अभी मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं बोल रहा हूं, ये जो रहा है, रही है, ये भी एक टेंस है और इसी टेंस पर आधारित है। इसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इन द सेंस कि जरा आप दिमाग लगाइए कि हम लोग जब बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में जब हम किसी से बात करते हैं, तो उसके 90% जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो ज्यादातर किसी न किसी टेंस से संबंधित होता है। और कहीं ये टेंस आपको टेंशन दिया, तो फिर आपका इंग्लिश जो है वो लड़खड़ाने लगेगा। तो जरा कहीं आपको ये टेंस जो है कहीं टेंशन तो नहीं दे रहा है? अगर ये दे रहा है तो ये वीडियो में जरूर बने रहिए और पूरे लास्ट तक आप ये वीडियो देखिए, पूरा टेंशन मैं आपको दूर कर दूंगा। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है टेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अब देखिए, यहाँ पे टेंस हम लोग यहां से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? आज का टॉपिक है टेंस। वैसे कालों के काल महाकाल, हाँ, इसका हिंदी होता है काल, इसका हिंदी होता है काल, जिसे हम लोग समय के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग टाइम के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग टाइम भी कहते हैं, टाइम। लेकिन ये टाइम बताता क्या है? ये जो टाइम है, ये टाइम क्या बताता है? ये टाइम बताता है आपके द्वारा किए गए एक्शन को। आपने जो एक्शन किया है या जो आप एक्शन कर रहे हैं, इस एक्शन को बताता है ये टाइम। और एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब होता है वर्क। वर्क मतलब जो आप कार्य करते हैं, और यही रिलेट करता है किसको? टेंस को। जरा देखिए, ये प्रक्रिया शुरू कहां से होता है? ये प्रक्रिया शुरू होता है टेंस। टेंस का मतलब काल। काल किसे कह सकते हैं हम लोग? समय को कह सकते हैं। और समय किसको कहते हैं? टाइम को। और टाइम रिलेट किसको करता है? एक्शन को। एक्शन किसको कहते हैं? वर्क को। और वर्क किसको रिलेट करता है? सीधे टेंस को। यानी कि टेंस और टाइम। अब अगर हम बात करते हैं टेंस और टाइम, तो टेंस और टाइम ये दोनों, ध्यान दीजिएगा, टेंस और टाइम। भाई साहब, आप कहां देख रहे हैं? देखिए, मतलब आप कहां देख रहे हैं? यहां देखिए ना, आपका ध्यान कहीं और है। मैं देख रहा हूं यहां पे, आपका ध्यान कहीं और है। आप यहां देखिए, टेंस और टाइम, इन दोनों, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं या आपने कार्य किया है या आप कार्य करेंगे, तो ये जो कार्य करने की प्रणाली का जो समय बनाया गया है, उसी समय को तो हम कहते हैं टेंस। और उसी में हम लोग अलग अलग प्रकार के जो टेंसेस होते हैं ना, उन टेंसेस को हम लोग पढ़ते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सो फाइनली आप ये ग्राफ अपने कॉपी पर बना सकते हैं। ओके, ये ग्राफ आप लोग अपने अपने कॉपी पर बना लीजिए, बिंदास होकर के एकदम बनाइए आप लोग।
अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मात्र 1 घंटे की इस वीडियो में टेंस का जितना भी टेंशन होगा ना वो मैं आपका दूर कर दूंगा आज, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल आपको फील होगा आपको अपने शर पे। तो जल्दी से आप ये नोट कर लीजिए। चलते हैं हम लोग, एक छोटा सा इसका डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके फाइन, आप जरा देखेंगे यहाँ पे, हाँ आप यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिएगा। वैसे जो टेंस होता है ना, जितने भी टेंस वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, इन टेंस वाले सेंटेंसेस में आपको तो मैंने बताया वर्क का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। किसका? वर्क का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब इसका एक डेफिनेशन, छोटा सा एक डेफिनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम कह सकते हैं कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब which REPRESENT which represents action। यहां हम लोग लिख सकते हैं टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ध्यान देंगे यहां पे, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब which represents action। टेंस क्या है? तो टेंस क्रिया का रूप है, क्रिया का रूप। ध्यान देंगे, टेंस क्या है? तो क्रिया का रूप है। यहां देख रहे हैं, यहां पे फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा हुआ है। तो टेंस क्रिया का वह रूप है जो रिप्रेजेंट करता है एक्शन को। जो किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्शन को। एक्शन बोले तो क्या? एक्शन बोले तो वर्क मीन्स वर्ब। वर्क हम किसको कह सकते हैं? वर्ब को, क्योंकि वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और क्रिया किसको कहते हैं? कार्य को कहते हैं, और कार्य का इंग्लिश क्या होता है? वर्क। ध्यान देंगे, एक एक बात को समझते जाइएगा। यानी कि यहाँ पे जो वर्ब है आपका, ये वर्ब बाबू हम वर्क को कहते हैं, और यही वर्क किसको कहा जाता है? एक्शन। कुल मिला के हम कह सकते हैं एक्शन बराबर वर्ब। एक्शन का मतलब हम वर्ब से कह सकते हैं कि एक्शन जो है वो किसे कहा जाता है? वर्ब को कहा जाता है। तो ये एक्शन बराबर आपका हो गया वर्ब। बाय द वे, टेंस क्रिया का वह रूप है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो वर्ब को रिप्रेजेंट करता है, जो क्रिया को रिप्रेजेंट करता है, क्रिया को दर्शाता है। अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है क्या है? क्या है? इतना घबरा क्यों रहे हैं? देख लीजिए ना क्या है फॉर्म ऑफ वर्ब। भाई साहब, फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है ना क्रिया का रूप। और क्रिया का रूप कितना होता है? बताइए, आपके कितने रूप होते हैं? जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद वो किसी का बेटा होता है, फिर कुछ दिन के बाद जब पलनवा में ललनवा झूलने लगता है तो किसी का भाई हो जाता है, फिर कुछ दिन के बाद 15-20 साल के बाद जब उसका शादी होता है तो वो किसी का पति हो जाता है, फिर कुछ साल के बाद जब उसके बच्चे होते हैं तो वो किसी का बाप हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि बच्चा एक था, लेकिन जब जैसे जैसे समय बीतता गया उसका रूप बदलता गया, उसका जो रूप है वो बदलता गया। तो वर्ब का भी अलग अलग रूप होता है भाई साहब, लिमिटेड मात्रा में है। वर्ब का भी अलग अलग रूप होता है। कौन कौन सा रूप होता है जरा? तो सबसे पहले तो वर्ब का एक बेस फॉर्म होता है। आइए पहले मैं आपको ये टेंस का जो डेफिनेशन है, परिभाषा मैं आपको लिखवा दूं। लिख लीजिए जल्दी से। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच रिप्रेजेंट्स एक्शन। लिख लिया आप लोग? हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं कि टेंस क्रिया का वह रूप है जो कार्य को प्रदर्शित करता है। हो गया? डन। अब हम लोग यहां से चलते हैं आगे। मैं आपको अब बताने वाला हूं कि फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है। फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? आइए थोड़ा हम लोग बातचीत कर लेते हैं। क्या होता है ये फॉर्म ऑफ वर्ब? हाँ भाई साहब, आप के दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आप पढ़ चुके हैं मैट्रिक क्लास में। आपको आपके टीचर ने पढ़ाया है कि फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है वो क्या होता है? V1, V2, V3, V4 और V5 होता है। सुन लीजिए, मैं आप ही से कह रहा हूँ, किसी से बताइएगा मतलब, मैं सिर्फ आप ही को बता रहा हूँ। हाँ, आप किसी को बोलिएगा मत। यही होता है फॉर्म ऑफ वर्ब जो होता है वो V1, V2, V3, V4 और V5, यही 5 होता है क्रिया का रूप। आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। V1, ये हम लोग क्या देख रहे हैं? फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या देख रहे हैं हम लोग? फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फॉर्म ऑफ वर्ब टोटल कितने होते हैं बताया ना अभी मैंने आपको कान में? कितने होते हैं? 5। V1, V2, V3,
V4 एंड V5 कितने होते हैं? 5। V1, V2, V3, V4 और V5 ये अलग अलग रूप हैं, ये अलग अलग रूप हैं। अब भाई साहब क्रिया के 5 रूप जो होते हैं वो क्रिया के 5 रूप कहाँ कहाँ यूज होते हैं? आखिर क्यों कहा गया है कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब? क्योंकि इसके बिना आप किसी भी टेंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसके बिना आप किसी भी टेंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं। आप जरा देखिए यहाँ पे V1, इसके पहले होता है एक V0 जिसे हम लोग कहते हैं बेस फॉर्म, जिसे हम लोग कहते हैं बेस फॉर्म। आप कह सकते हैं इसको V0। वैसे बचपन से हमें सिखाया जाता है बेटा पढ़ना का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, तो बच्चा कहता है रीड। बेटा हंसना का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, तो बच्चा कहता है लाफ। यही तो रटवाया जाता है बचपन से हम लोगों को। लेकिन अफसोस की बात है कि पढ़ना और हंसना का इंग्लिश मीनिंग लाफ और रीड नहीं होता है। पढ़ना और हंसना का इंग्लिश मीनिंग होता है बेस फॉर्म है ये 2 + V1, 2 + V1 = V0। एक एक्स्ट्रा हमने आपको बता दिया, हो सकता है किसी किताब में आपको ये ना मिले, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग कहते हैं बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ये होता है हमारा बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब सबसे नीचे वाला, और इसको हम लोग कहते हैं V0। ये होता क्या है? 2 + V1 को कहते हैं। किसको कहते हैं? 2 + V1। और 2 + V1 जहां भी होगा, जैसे ना, किसी भी ऐसा, वैसे जितने भी वर्ब होते हैं ना उसके अंत में ना आता है। हंसना, खेलना, उठना, बैठना, रोना, पीना, चलना, टहलना, मरना, जीना, कूदना, ये सब के अंत में ना आ रहा है। और ये क्रिया है। क्रिया का मतलब क्या होता है? कार्य। कार्य और प्लस उसमें ना होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए हंसना, अगर कोई आपसे पूछता है हंसना का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, तो आपको LAUGH लाफ नहीं बोलना है। आपको क्या ही बोलना है? आपको बोलना है टू लाफ। आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है टू लाफ। क्या बोलना है? टू लाफ। अब हम यहाँ पे V1 लिखते हैं, तो LAUGH। अब ये हुआ आपका V1, ये हंसता है, ये प्रेजेंट में इसका यूज किया जाता है। इसका V2 ED लगा दीजिए, LAUGHED, लाफ्ड। V3 भी वही होता है, LAUGHED, लाफ्ड। V4 में ING लगता है, LAUGHING, लाफिंग। और V5 में S या S लगता है, तो LAUGHS, लाफ्स। जी, ये आपका V1, V2, V3, V4 और V5, यही 5 जितने भी आप देखिए यहाँ पे जो 5 ये जो क्रिया के रूप आप देख रहे हैं ना, यही किसी न किसी टेंस में आते हैं। वैसे टेंस टोटल होता कितना है? टेंस आपका 3 होता है। समय के आधार पर अगर हम इसको बांटते हैं तो ये कितने होते हैं? 3। एक वो जो आपने काम कर लिया है, मतलब जो बीत गई है, जैसे कोई कार्य है आपने उसको कंप्लीट कर लिया है, सो वो हो गया आपका पास्ट। अभी कार्य जो जारी है ये हो गया आपका प्रेजेंट, और जो कल करेंगे वो हो गया आपका फ्यूचर। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यही आपका 3 टेंस है जो आपको पूरा चक्कर कटा देता है। और यही 3 अपने 4 रूपों के आधार पर बांटा गया है। तो 3 × 4 बराबर कितना हो गया? 12। सो 3 × 4 बराबर, आप देख पा रहे हैं, 3 × 4 बराबर हो गया आपका 12। टोटल 12 टेंस है भाई। 12 टेंस आपके सामने है और क्रिया का रूप है 5। 12 गो न्योता आया है आपके घर में, जरा बताइएगा। आप 5 भाई हैं, आप लोग पूरा कैसे करिएगा? 5 भाई हैं, एक ही दिन में 12 गो न्योता पुराना है आपको, कैसे पूरा करिएगा बताइए? तो कैसे करेंगे हम लोग? किसी न किसी एक भाई को 2 जगह जाना होगा, किसी न किसी एक भाई को 3 जगह जाना होगा, किसी न किसी एक भाई को एक ही जगह जाना होगा। कोई अगर किसी का अगर तबीयत थोड़ा नासाज है तो कहेगा भाई साहब मैं एक ही जगह जाऊंगा, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। और कोई बहुत सामाजिक है तो कहेगा अच्छा एक काम करते हैं, मैं 2-3 जगह 3-4 जगह चला जाता हूं। तो ये भी वैसा ही करता है। 12 टेंस में इन्हीं 5 क्रिया के रूप में कोई ना कोई आता है, इसके बिना टेंस अधूरा है। अगर आपके पास V1, V2, V3, V4 और V5, इनमें से अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप टेंस के बारे में सोचिए ही मत। उठिए, जाइए, जाकर सो जाइए, उठ जाइए। अगर आपके पास इनमें से कोई ना कोई एक है तो बैठ जाइए। अगर इनमें से कोई है आपके पास तो टेंस इसके आधार पे बनता है।
इसके बिना आप टेंस के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। अगर ये है तो आप टेंस के बारे में सोच सकते हैं, अगर ये नहीं है तो आप टेंस के बारे में नहीं सोच सकते हैं। बात समझ आइए, आपके पास अगर क्वालिटी है तो ही आप सोच सकते हैं कि नहीं मेरे को आलिया भट्ट मिलेगी। आलिया भट्ट अब नहीं मिलेगी, नो वरी, अब आलिया भट्ट किसी और की हो चुकी है। सो आपके पास V1, V2, V3, V4, V5 है तो आपको टेंस के बारे में सोचना है, अगर नहीं है तो मत सोचिए। भाई साहब 5 ही है, ये टेंस 12 है, इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं रिपीट होगा, इनमें से कोई ना कोई एक रिपीट होगा। कौन कौन रिपीट होगा, कैसे रिपीट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी। मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आप एक बार देखिएगा ध्यान से। ये बेस फॉर्म है, 2 + V1 को कहते हैं, समझ लीजिए। ये बेस फॉर्म है जिसको हम लोग V0 भी कहते हैं, 2 + V1 को। इसका मतलब होता है हंसना, हंसना। सो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि हंसना का मीनिंग क्या होता है, तो आपको बताना है टू लाफ। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा कि रोना का मीनिंग क्या होता है, तो आप बोलिएगा टू वीप। समझ गए? अब V1, V2, V3, V4 और V5 यहाँ से शुरू होता है। अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो उसमें V1 लगता है या V5 लगता है। अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो उसमें V2 लगता है। अगर हम लोग परफेक्ट की बात करते हैं, चाहे वो तीनों में से कोई भी परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, उसमें V3 लगता है। अगर हम लोग कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें V4 लगता है, चाहे वो कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अगर हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो उसमें भी V4 लगता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। इससे पता चलता है कि हम 12 टेंस में कोई ना कोई इन्हीं में से किसी न किसी एक का यूज करते हैं। इसी में से कोई ना कोई एक यूज करेंगे हम लोग। तो कौन से टेंस में कौन सा क्रिया का रूप यूज होता है, ये जानना जरूरी है। आज आपको सारा टेंस मैं इसी 1 घंटे में करा दूंगा, सारा जितने भी। वैसे टेंस जो है वो 2 भाग में डिवाइडेड है। एक को कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ टेंस और एक को कहते हैं हम लोग यूजेस ऑफ टेंस। अगर स्ट्रक्चर ऑफ टेंस के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना यानी बनावट। अगर आपके पास किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर है तो आप ट्रांसलेशन बनाने में सक्षम होंगे, या क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो उसको भी बनाने में आप सक्षम हो जाएंगे। लेकिन यदि आपके पास स्ट्रक्चर ही नहीं है तो फिर आप एक सेंटेंस भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बेस होता है। आपका जो बॉडी, ये जो आपका शरीर बना है, ये क्या है, पहले स्ट्रक्चर बना होगा। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बायोलॉजी की भाषा में हम लोग कंकाल कहते हैं, हिंदी में, और इंग्लिश में स्केलेटन बोलते हैं। तो इसी स्केलेटन के जरिए आपके बॉडी का स्ट्रक्चर पहले बना और उसके बाद आपके उस बॉडी पे जो मांस वगैरह चढ़ गया, एक शेप तैयार हो गया। बाकी सबका स्केलेटन वही होता है। आप किसी का भी स्केलेटन निकाल के देख लीजिए, एकदम सेम टू सेम वही सही रहता है। तो चीज़ें बदलती है जब उसके ऊपर हम लोग उसके ऊपर हम लोग जब ये मसल्स वगैरह आते हैं तो चेहरा जो है बदलना शुरू हो जाता है। किसी का अलग टाइप हो जाता है, किसी का अलग टाइप हो जाता है, किसी का अनिल माथुर जैसा हो जाता है और किसी का सलमान खान जैसा हो जाता है। जी हाँ, मेरा नाम अनिल माथुर है। मैं अनिल माथुर आप लोगों का इंग्लिश ट्यूटर, इंग्लिश फ्रेंड, जो भी आप कह सकते हैं। मैं आप लोगों को इंग्लिश की सारी जितनी भी टॉपिक्स हैं, A to Z जितना भी टॉपिक है आप लोगों का, मैं आपको बताऊंगा। ग्रामर के सारे टॉपिक्स, जितने भी एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, ये एकेडमिक बच्चों के लिए स्पेशल चैनल बनाया जा रहा है। जितने भी एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, इन सारे एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल बनाया गया है और ये सारे एकेडमिक स्टूडेंट्स इसको देखेंगे, चाहे वो क्लास 10th के नीचे के स्टूडेंट हो, चाहे वो क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट हो। हाँ, इस चैनल पे क्लास 11 और 12 के बच्चों के लिए लिटरेचर का भी वीडियो डाला जाएगा। सो आप देखेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 5 क्रिया का रूप जो है वो किसी न किसी टेंस में आएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो क्यों ना हम लोग पहले देख ले कि टेंस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में टेंस को हम लोग डिवाइड करते हैं। टेंस को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो टेंस को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले होता है पास्ट, फिर होता है प्रेजेंट और फिर होता है हम लोगों का फ्यूचर। यही होता है। बहुत सारे किताबों में पहले प्रेजेंट देता है, फिर पास्ट और फिर फ्यूचर देता है। कोई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। वैसे नियम
इसके तौर पे अगर हम लोग देखें तो पहले पास्ट ही आना चाहिए, क्योंकि हम तो अभी जो कर रहे हैं वो वर्तमान है, और इसके ठीक पहले पास्ट और इसके बाद आने वाला भविष्य, तो वर्तमान कहाँ आया, बीच में ही आया ना। तो इसलिए पहले पास्ट, फिर प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। अब इन तीनों के आप जरा देखेंगे, इन तीनों का और इनका, इन तीनों का जो बच्चे हैं ना, ये चार चार हैं, ए बी सी और डी। इनका भी एक बेटा है जिसका नाम है INDEFINITE। एक बेटा इसका और है जिसको हम लोग CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इसका भी एक बेटा है जिसको हम लोग PERFECT परफेक्ट कहते हैं, और इसका भी एक बेटा है जिसको हम लोग PERFECT CONTINUOUS कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जानकारी है क्या? बहुत अच्छा, वेरी गुड, मुझे मालूम था आप लोगों को जानकारी है, वेरी गुड। कॉन्टिन्यूअस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ना इम्परफेक्ट, IMPERFECT, इम्परफेक्ट। ठीक है, इम्परफेक्ट के बाद एक और नाम जानते हैं हम लोग PROGRESSIVE, प्रोग्रेसिव। कॉन्टिन्यूअस को हम लोग इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव इस नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो कॉन्टिन्यूअस यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये इम्परफेक्ट है और ये प्रोग्रेसिव है। अगर आपसे कोई कहेगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट तो समझ जाएगा वो बच्चा बोल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर कोई कहेगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव तो समझ जाएगा वो बच्चा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब जैसे मेरा नाम अनिल है, अगर टाइटल देखे तो माथुर, तो सब अनिल तो बहुत होंगे, कोई अनिल सिंह होगा, कोई अनिल चौधरी होगा, कोई अनिल माथुर है, कोई अनिल कपूर है, कोई अनिल अंबानी है, अनिल तो बहुत है। तो उसी प्रकार से इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके बेटे का भी नाम है, इसके बेटे का भी नाम है, इसके बेटे का भी नाम है, इन तीनों के बेटे का नाम, ये चार है, सेम है। लेकिन जैसे टाइटल बदला ना, अनिल माथुर, अनिल सिंह, अनिल चौधरी, अनिल अंबानी, अनिल कपूर, वैसे इनका भी टाइटल बदल दीजिए। अगर इसमें आ गया पास्ट तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, इसमें आ गया अगर प्रेजेंट तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर इसमें आ गया फ्यूचर तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। बदल गया कि नहीं बदल गया? इंडेफिनिट सेम है, टाइटल अलग अलग कर दिया मैंने। पास्ट लगा तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर लगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तो अब बताइए, ये तीन 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 यानी कि 4 × 3 = टोटल कितने हो गए? 12। तो टोटल कितने टेंस पढ़ने हम लोगों को? 12 टेंस पढ़ने। कितने टेंस पढ़ने हम लोगों को? 12। टोटल 12 टेंस पढ़ने हैं हम लोगों को, और एक बार में 12 मैं आपको समझा दूंगा। कोई भी सेंटेंस जब आप बनाने चलते हैं तो उसमें आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें ऑब्जेक्ट होता है। चलिए मान लेते हैं ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। मैंने अभी बताया कि टेंस जितने भी होते हैं उन सारे टेंस में कोई ना कोई क्रिया का रूप होता है, किसी में V1, किसी में V2, किसी में V3, किसी में V4, किसी में V5। यही मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं ना कि सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जरूर होता है, लेकिन बच्चा जब याद करने जाता है तो पता है सब्जेक्ट को भी रटता है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट भी रटता है, ऑब्जेक्ट भी रटता है। क्यों भाई साहब, क्यों? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपको मालूम है कि सेंटेंस अगर है तो उसमें सब्जेक्ट होगा, फिर भी आप सब्जेक्ट 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 सब में रटते हैं। क्यों ना मैं आपको एक बार में मैं बता दूं कि सारे 12 टेंस में कौन कौन सा वर्ब का रूप है जो आता है। मैं देख पा रहा हूं, मैं आपकी फीलिंग्स को मैं समझ पा रहा हूं, कितना कॉन्सेंट्रेट होके आप पढ़ रहे हैं। सारे लोग कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें एक बच्चा है, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। मतलब आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में खाना भी खा रहे हैं। गजब का टैलेंट है आपके पास बच्चा। मैं देख पा रहा हूँ, मेरा जो थर्ड आँख है, तीसरा आँख है, मैं अपनी तीसरी आँख से देख रहा हूँ,
वो बच्चा देखिए ना, वो बच्चा बैठा है, मोबाइल स्टैंड पे लगा दिया है और खाना भी खा रहा है और देख भी रहा है। गुड, नाइस स्पिरिट। तो देखते हैं हम लोग, ये जितने भी टेंसेस हैं, इन सारे टेंसेस में कोई ना कोई क्रिया का रूप आएगा ही आएगा। ऐसा कोई भी 12 में ऐसा कोई भी टेंस नहीं है जिसमें कोई क्रिया का रूप ना आए, यानी कि V1, V2, V3, V4, V5 में से कोई ना कोई एक न आए। तो आइए दिखाते हैं कौन से वाले टेंस में कौन सा वाला वर्ब का रूप आता है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सब में आना ही है, तय है कि सब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब में आता है, ये तय है, ये तय है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो भाई साहब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो चीज लगता है, या तो V1 लगेगा या तो V5 लगेगा। अब अगर किसी भी सेंटेंस में V1 या V5 में से दोनों में से कोई एक लगा हुआ है तो समझ जाइए कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे आई प्ले, इसमें क्या लगा हुआ है V1, ही प्लेज। इसमें क्या लगा हुआ है, ये V5। प्लेज क्या होता है, वर्ब का पांचवा रूप होता है। प्लेज क्या होता है, वर्ब का पांचवा रूप होता है। यानी कि V1 में जब हम लोग एस या ईएस लगाते हैं ना, तो वो वर्ब का पांचवा रूप हो जाता है। ठीक है, जब V1 में हम लोग एस या ईएस लगाते हैं तो वो वर्ब का पांचवा रूप हो जाता है। यानी कि जब V1 या V5 अगर आप किसी भी सेंटेंस में देखेंगे तो आप समझ जाना कि ये वर्ब का कौन सा टेंस का कौन सा हिस्सा है। तो ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट में कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये पहचान है। इंग्लिश के सेंटेंसेस को कैसे पहचानिएगा, तो इंग्लिश के सेंटेंसेस को आप इसी से पहचानिएगा। हिंदी के सेंटेंसेस को पहचानने के लिए तो काफ़ी सारे ट्रिक्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी सारे जगहों पे मिल जाएगा। मैं अगर बताऊं तो आप ता है, ती है, ये अगर रहता है तो हम लोग कहते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये तो काफ़ी सारे जगहों पे आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इंग्लिश के सेंटेंसेस को कैसे पहचानेंगे? क्या आपको लग रहा है कि अगर कोई इंग्लिश का सेंटेंस मैं लिख दूं तो आप बता देंगे कि ये कौन से टेंस में? और अगर आप बता पा रहे हैं तो ऐसा कौन सा चीज़ है जिसकी वजह से आप बता पा रहे हैं? तो भाई साहब वो यही है, फॉर्म ऑफ वर्ब, वो है क्रिया का रूप। इसी की वजह से तो आप बता पा रहे हैं कि ये इंग्लिश का कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस में है। इसी की वजह से हम लोग बता पाते हैं। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर देखें तो इसमें V1 या V2 लगता है। लगे हाथ अगर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं, लगे हाथ अगर हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग V2 का प्रयोग करते हैं। लगे हाथ अगर हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में हम लोग बात करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखिएगा V1 का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये V1 का प्रयोग करने से पहले ये ससुरा अपन एक बॉडीगार्ड लेता है, और ये बॉडीगार्ड है शैल या विल। ये बॉडीगार्ड है शैल या विल। शैल या विल के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? शैल या विल के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारा पूरा इंडेफिनिट टेंस। ये क्या हो गया हमारा? पूरा इंडेफिनिट टेंस। अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, नहीं मुंह दिखाई दीजिए, मुंह दिखाई दीजिएगा तब ना हम यहाँ से हटेंगे। मुंह दिखाई दीजिए, जल्दी से मुंह दिखाई दीजिए, मुंह दिखाई दीजिएगा तब हम यहाँ से हटेंगे और तब आपको स्क्रीनशॉट लेने देंगे, नहीं तो हम आपको स्क्रीनशॉट लेने नहीं देंगे। जल्दी से मुंह दिखाई निकालिए, जल्दी निकालिए। भाई साहब ये लोग सोचने लगे कि अब हम मुंह दिखाई में क्या दें। आपको मालूम है मुंह दिखाई में मेरे को क्या चाहिए? आप बता सकते हैं? बस 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 उधर से इशारा आ गया भाई साहब, उधर से आ गया। मुंह दिखाई में लाइक चाहिए, और क्या ही दे सकते हैं आप वहाँ से। बस लाइक दीजिए, जल्दी से लाइक दीजिए, जल्दी से लाइक दीजिए, और फिर मैं हट जाता हूँ। हाँ चलिए, मिल गया मेरे को आप लोगों का मुंह दिखाई। चलिए जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं मिटा रहा हूँ। ओके, अब हम लोग कॉन्टिन्यूअस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस देखिएगा कॉन्टिन्यूअस के बारे में। अब हम लोग चलते हैं, ये 3 हो गया ना हम लोगों का, 3 हम लोगों ने समाप्त कर दिया इंडेफिनिट। अब कॉन्टिन्यूअस पे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो भाई साहब इसमें होता है इज, आर, एम। ये बॉडीगार्ड है और हमेशा अपने साथ वर्ब का चौथा रूप लेता है। देख लीजिए,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस V4 लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन ये अपने साथ जो बॉडीगार्ड रखते हैं इनका नाम है इज आर एम, जिसे हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब होता है, इसे हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, अगर हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कॉन्टिन्यूअस है तो V4 लगेगा। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर FUTURE फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो भाई साहब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी तो V4 ही लगता है, लेकिन अंतर क्या है, इसी अंतर को समझना है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो V4 लगता है वो वाज या वर के साथ लगता है, इसका बॉडीगार्ड क्या है, वाज या वर। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो बॉडीगार्ड है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो बॉडीगार्ड है उसको हम लोग कहते हैं शैल या विल प्लस बी। ये है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का बॉडीगार्ड, ये याद रखना होगा आप लोगों को। शैल या विल के बाद बी लगाते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ब का चौथा रूप लगाते हैं। ये आपको रिमेंबर करना होगा, ये आपको याद करना होगा। शैल या विल के बाद हम लोग बी लगाते हैं, देन हम लोग वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं। ओके, गॉट माई पॉइंट्स। एक बात याद रखिएगा, ये जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक। इसके बिना आप टेंस के एक स्टेप भी आप आगे नहीं जा सकते। ये जानेंगे तभी आप टेंस में धीरे धीरे आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको पूरा टेंस का स्ट्रक्चर मात्र इसी 1 घंटे की वीडियो में पूरे टेंस का स्ट्रक्चर मैं आपको समाप्त कर दूंगा, और क्वेश्चंस भी बनवाऊंगा मैं आप लोगों को, क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को बनवाऊंगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं और आप बना भी देंगे बखूबी। आप देखिए, कॉन्टिन्यूअस मैंने इंडेफिनिट तीनों पढ़ा दिया, मैंने कॉन्टिन्यूअस तीनों पढ़ा दिया। इंडेफिनिट में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने क्या बताया था, बताइए बताइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आप लोगों को बताया था V1 या V5। पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आप लोगों को बताया था V2। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप लोगों को बताया था, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या बताया था, शैल या विल के साथ V1। अब कॉन्टिन्यूअस यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप कहें तो मैं हट जाऊं? अच्छा, आप जो बोलेंगे वही करेंगे हम। अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप ही लोग खुश रहिए, मैं हट जाता हूँ। चलिए मैं हट गया। बताइए, मुझसे बोलिए। अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलूँ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैं बोलूँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा, बोलिए, मुझ से बोलिए। हाँ बोला, बेचारा खाना खा रहा है फिर भी बोला बोला बच्चा बोला, खाना खा रहा था फिर भी बोला। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर मेरे दिमाग में आएगा तो आपके दिमाग में जाना चाहिए V4। किसके साथ, इज एम आर के साथ ना। अगर मेरे दिमाग में आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए V4, लेकिन किसके साथ, तो वॉज या वर के साथ। अगर मैं बोलूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, V4। ऑब्वियस ही बात है V4 आएगा, लेकिन किसके साथ, तो शैल या विल के साथ बी लगा करके तब V4 आएगा। इन चीज़ों को जानना होगा यदि आप टेंस में हीरो बनना चाहते हैं। तो चलते हैं हम लोग आगे। 3 और 3 6, टोटल हम लोगों ने कितने पढ़ लिए, 6। अब हम लोग चलते हैं 3 परफेक्ट पे। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो भाई साहब प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, इनमें कोई भी हो, वर्ब का तीसरा रूप लगता है तो लगता है वर्ब का तीसरा रूप। V3 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 लगता है तो लगता है, लगता है तो लगता है, बात खत्म। ये तीनों में हम लोग V3 लगाते हैं, लेकिन तीनों के पीछे आने वाला जो बॉडीगार्ड है जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये इनके पहले जो बॉडीगार्ड लगता है उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इन तीनों के पहले आने वाला जो बॉडीगार्ड है वो क्या क्या है, तो बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग कौन से बॉडीगार्ड का, कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो हैज या हैव का। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग कौन से बॉडीगार्ड का इस्तेमाल करते हैं, हैज या हैव का। पास्ट परफेक्ट में हम लोग कौन से बॉडीगार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो पास्ट परफेक्ट में हम लोग हैड का इस्तेमाल करते हैं। ये हैड है और हैड के साथ हम लोग डायरेक्ट वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करते हैं।
पास्ट परफेक्ट में हम लोग हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, तो फ्यूचर परफेक्ट में आपका देखिए यहां पे फ्यूचर है, तो फ्यूचर है तो शैल या विल तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। फ्यूचर है तो शैल या विल तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ परफेक्ट लिखा हुआ है, तो परफेक्ट है तो इसमें फिर हम लोग HAVE हैव का प्रयोग कर देंगे बस, तो शैल या विल प्लस है प्लस V3 हो जाता है। ये हमारा परफेक्ट। अगर हम लोग परफेक्ट में बात करें, अगर हम लोग परफेक्ट की बात करते हैं, तो परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये तीन तो होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग V3, पास्ट परफेक्ट में भी हम लोग V3 और फ्यूचर परफेक्ट में भी हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग V3 किसके साथ लेते हैं, तो हैज या हैव के साथ लेते हैं। बोलिए एक बार, मुंह खोलिए, मुंह खोलने से याद होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक अपने मन में पढ़िए और एक बोल बोल के पढ़िए। तो मन में जब पढ़ेंगे तो उतना जल्दी याद नहीं होगा, लेकिन जब आप बोल के पढ़ेंगे तो जल्दी याद होता है। क्योंकि अपने मुंह से बोली गई बात जब अपने कानों से सुनते हैं ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है और याद भी होता है। तो एक बार आप लोग मुंह से बोल के पढ़िए, और उससे क्या होता है ना, आपका प्रोनाउंसिएशन भी सुधरता है। आप हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं ना, वो अक्सर अपने गार्जियंस को थोड़ा सा इनफैक्ट कह सकते हैं धोखा देने के लिए, वो कहते हैं कि बस मन में पढ़ते हैं। वो कहते पढ़त तबानी, और कॉपी निकाल लेंगे सामने और मुंह में, और क्या पता वो पढ़ रहे हैं या सोच रहे हैं कुछ। अगर उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनकी मम्मी अगर सामने में बैठी हुई है, तो क्या वो ये बात बता सकती है कि मेरा बेटा सामने में किताब रखा हुआ है। अब क्या पता है मेरे बेटा कहीं किसी ख्यालों में डूबा हुआ है या फिर पढ़ ही रहा है, ये तो पता नहीं हो सकता। लेकिन जब बच्चा बोलेगा तो जैसे ही मुंह खोलेगा तो उसका कंसंट्रेशन बनेगा वहाँ पे, क्योंकि जब वो मुंह से बोलेगा तो उसका दिमाग उसके बोली गई बातों को कंसंट्रेट करने के लिए एक्टिव हो जाएगा, और सामने वाले को भी लग जाएगा कि नहीं मेरा बेटा पढ़ रहा है। लेकिन अगर बिना बोल के पढ़ेगा तो क्या पता बेटा अपनी माता जी के पतोहू के बारे में सोच रहा होगा। सामने में किताब है, अब दिमाग लगाया है कि मम्मी के पतोहिया कैसन खोजी, ये बात उसका दिमाग में चल रहा है। तो भाई साहब, मैं अगर गार्जियन लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को बताइए कि मुंह से बुलवा करके पढ़वाइए। बच्चा अगर है तो उसको बोलिए कि मुंह से बोल के पढ़ो, हल्का ही साउंड में पढ़ो लेकिन मुंह से बोल के पढ़ो। मन में पढ़ने मत दीजिए, मन में पढ़ेगा ख्यालों में खो जाएगा। ये बात याद रखिएगा आप लोग। सो फ्यूचर परफेक्ट में अगर हम बोलिए, मुंह से एक बार बोलिए आप लोग, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या लगता है, तो शैल या विल लगता है, क्योंकि फ्यूचर है, परफेक्ट है, इसलिए हैव का प्रयोग होगा, और हैव है इसलिए वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होगा। ये बेसिक है, ये जानना होगा। इन सबके पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये तो होता ही है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का होना तो जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्ट के बिना हम लोग सेंटेंस का निर्माण ही नहीं कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट का होना जरूरी है, ठीक है। पॉइंट है। चलते हैं हम लोग अगले टेंस, मतलब ये 3 और हो गया, तो कितना हो गया, 3 3 6 3 9। भाई साहब अभी 9 हुआ, अभी तो 3 और बाकी है, अभी 3 और बाकी है। आइए देख लेते हैं, हम 3 और देखते हैं, आइए देख लेते हैं 3 और। देखिए अगला 3 कौन सा होगा, बताइए अगला 3 कौन सा होगा, बोलिए पहला बताइए कौन सा होगा, बोलिए। तो अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम लोग बात करेंगे, अच्छा एक चीज यहाँ पे देखिएगा, दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और अगर हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, गौर करिएगा। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसमें भी हम लोग V4 का ही प्रयोग करेंगे, दिख रहा है ना, इसमें भी हम लोग V4 का ही प्रयोग करेंगे। अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसमें भी हम लोग V4 का ही प्रयोग करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें भी हम लोग V4 का ही प्रयोग करेंगे।
इन तीनों में V4 लगेगा, लेकिन इसके पहले वाला जो हेल्पिंग वर्ब यानी जो बॉडीगार्ड है वो क्या होगा? इसके पहले जो बॉडीगार्ड था भाई साहब क्या था? तो इसके पहले बाकियों में कभी किसी में इज एम आर था, तो किसी में वाज या वर था, तो किसी में हैज या हैव था, तो किसी में शैल या विल था। तो इसमें क्या था? इसमें क्या होगा? तो इसमें होगा है या हैव प्लस बी डबल ई एन। भाई साहब यही तो है बॉडीगार्ड, हैज या हैव प्लस बीन, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4, यही है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 लगता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो फिर इसमें हम बात करेंगे हैड प्लस बीन प्लस V4 का। अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें हम हैड का बात करेंगे, बीन का बात करेंगे और V4 का बात, यानी V4 तो लगेगा, लेकिन इसके पहले जो बॉडीगार्ड होगा उस बॉडीगार्ड को हम क्या कहते हैं? हैड बॉडीगार्ड और बीन बॉडीगार्ड, हैड प्लस बीन प्लस V4। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग फ्यूचर है तो शैल या विल तो होगा ही होगा, परफेक्ट है तो शैल या विल के साथ हैव होगा ही होगा। अब चूंकि V4 है तो V4 आने से पहले आप इसमें देखिए क्या लगा है? बीन। इसमें देखिए क्या लगा है? बीन। तो फिर इसमें अलग कैसे हो जाएगा? इसमें भी लगेगा बीन और तब लगेगा वर्ब का चौथा रूप। ये हो गया, ये थोड़ा लंबा है। फ्यूचर है इसलिए शैल या विल, परफेक्ट है इसलिए हैव, और कॉन्टिन्यूअस है तो बीन सब में लगा हुआ है, और उसके बाद हम लोग V4 का प्रयोग करते हैं। सो ये चीजें हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये याद रखना होगा, इसके बिना टेंस में एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते। यही बेसिक है, यही है जो आपको आपके स्ट्रक्चर्स, सारे स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से अलग करता है, यही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 रिमेंबर करिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5, पास्ट इंडेफिनिट में V2, फ्यूचर इंडेफिनिट में V1 लेकिन किसके साथ? शैल या विल के साथ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग V4 का प्रयोग करते हैं लेकिन किसके साथ? इज एम आर के साथ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम लोग V4 का प्रयोग करते हैं लेकिन किसके साथ? हैज या हैव के साथ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं हैड के साथ हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग वाज या वर के साथ V4 का प्रयोग करते हैं, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम लोग शैल या विल के साथ हम लोग बी का प्रयोग करते हैं और उसके बाद V4 का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि हम लोग परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसमें हैज या हैव के साथ V3 आता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो हैड के साथ V3 आता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, तो उसमें शैल या विल के साथ हैव आता है और तब हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सब में V4 आता है। लेकिन अलग कौन करता है? तो हैज या हैव प्लस बीन इसमें होता है, हैड प्लस बीन इसमें होता है, शैल या विल के बाद हैव लगा करके बीन इसमें होता है, और यही अलग करता है। ये याद रखिएगा आप लोग, ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये बेस है आप लोगों का, ये पूरा याद रखिएगा। और अगर ये याद है तो इस पर ट्रांसलेशन भी बना पाएंगे आप लोग, और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो वो भी बना पाएंगे। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। ये जो मैंने आपको बताया इसे कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। ये यूजेस नहीं है, इस वीडियो में हम लोग केवल स्ट्रक्चर ऑफ टेंस पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ टेंस। ये पूरा स्ट्रक्चर, पूरे टेंस का स्ट्रक्चर समाप्त। इस वीडियो में हम लोगों ने पूरे टेंस के स्ट्रक्चर्स को पढ़ा। अब अगर ये स्ट्रक्चर आपको याद है तो इससे दो फायदा है, एक तो 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएंगे और दूसरा आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर ऑफ टेंस कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ टेंस। बहुत जल्द आपको दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जिसे हम कहेंगे यूजेस ऑफ टेंस। बहुत जल्द हम लोग दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जिसे हम लोग कहेंगे यूजेस ऑफ टेंस। उसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के टेंस का अलग अलग यूज पढ़ेंगे और उसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको काम आएंगे। ये स्ट्रक्चर उस दिन मैं आपसे पूछूंगा और ये स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ टेंस आपका यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें दो तीन बातें मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है, दो तीन बातें मैं आपको बताऊंगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा हम आपको ये क्लास लंबा लेके नहीं जाएंगे, कुछ ही देर में आपको
छुट्टी मिल जाएगी, बस थोड़ी ही देर का इंतज़ार है, आपका क्लास ओवर हो जाएगा। देखिएगा, कोई भी टेंस अगर आप पढ़ते हैं तो इन सारे टेंस में जो मैंने स्ट्रक्चर्स, जो मैंने V1 V2 जो लिखवाया, उसी के आधार पर क्वेश्चंस भी आते हैं। यानी कि अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है, ही फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 5 years। ए ऑप्शन में दिया हुआ है इज टीच, बी ऑप्शन में दिया हुआ है हैज टीच, सी ऑप्शन में दिया हुआ है हैज बीन टीचिंग, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है हैज टीचिंग। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इज टीच, आप जरा स्ट्रक्चर में एक बार पीछे फ्लैशबैक में जाइए। क्या इज के साथ हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं? कभी नहीं, वहां तो हम लोग V4 करते हैं, तो ये गलत हो गया। क्या हैज के साथ हम लोग V1 का प्रयोग किए हैं स्ट्रक्चर में? पहले जाइए देखिए कॉपी में, क्या हैज के साथ V1 मैंने प्रयोग करवाया है? नहीं, हैज के साथ आप देखिए उसमें V3 होगा, यहाँ तो V3 होता है, ये भी गलत हो गया। क्या हैज बीन के साथ V4 लगता है? हाँ, मेरे को याद आ रहा है, अभी तुरंत मिटाया मैंने, हैज बीन के साथ V4 लगता है, इसलिए इसको हम लोग रख सकते हैं, इसको रखिए। अभी हैज के साथ V4 लगता है क्या? हैज के साथ कभी V4 लगा है क्या? मैं तो अभी लिखवा हैज के साथ, हैज के साथ या हैव के साथ V3 लगता है। अभी पास्ट ये परफेक्ट वाले में, प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हैज के साथ तो V3 लगता है, यहाँ पे है V4, गलत हो गया। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसे ही उनके आंसर्स अगर स्ट्रक्चर याद है तो आप बना पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा बचा हुआ है, एक चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जो भी हो वो कर लीजिएगा। अगर कोई भी टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो उस टेंस में हम लोग 6 प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ते हैं, टोटल 6 प्रकार के सेंटेंसेस पढ़ते हैं, A B C D E F। अगर कोई भी टेंस अगर आप पढ़ते हैं तो उस टेंस में आप लोग 6 प्रकार के सेंटेंसेस बनाते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रो प्लस नेगेटिव, और पांचवा WH वर्ड, और छठा WH वर्ड नेगेटिव, WH वर्ड नेगेटिव। तो सारे स्ट्रक्चर्स पे, यानी कि अगर 12 टेंस टोटल है तो एक टेंस में 6 सेंटेंस बना रहे हैं हम लोग, तो 12 टेंस में हम लोग टोटल कितने हो जाएंगे? 12 गुना 6 बराबर 72, बराबर 72। टोटल कितने? 72। टोटल 72 स्ट्रक्चर्स आपके सामने। क्या ये 72 स्ट्रक्चर्स आप याद करेंगे? इसका PDF फाइल, पूरे 72 के 72 स्ट्रक्चर का PDF फाइल मैं आपको दे दे रहा हूं। कैसे? आप नीचे जाइएगा, नोटिफिकेशन में मैं आपको डाल दूंगा। नीचे क्या होता है भाई साहब, उसको क्या कहते हैं, जो नीचे हम लोग लगाते हैं डिस्क्रिप्शन, उसी डिस्क्रिप्शन में, और जो नीचे नीचे हम लोग लिखते हैं डिस्क्रिप्शन, उसी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डाल दूंगा PDF का, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने पास रख लीजिएगा। सारे स्ट्रक्चर्स 72, लेकिन ये 72 स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करना है भाई साहब, आपको ये याद नहीं करना है, बिल्कुल भी याद नहीं करना। मैं अभी बता देता हूँ, 2-3 बातें हैं, आप या तो लिख लीजिए या तो अपने माइंड में डाल लीजिए, इसको डाइजेस्ट कर लीजिएगा, पचा लीजिएगा आप लोग। 2-3 बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात कि अफर्मेटिव सेंटेंस जितने भी मैंने स्ट्रक्चर्स दिए हैं अभी ना, जितने भी, वो सारे अफर्मेटिव सेंटेंस के। अब किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम निगेटिव में बदलेंगे, याद रखेंगे, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को जब हम निगेटिव में बदलेंगे तो बिना एक्सुलरी वर्ब के हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात याद रखेंगे हम लोग। जैसे ये मैं मिटा रहा हूं, ये मैं मिटा दूं,
ओके, अब आप देखिए, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो मैंने क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर मैंने बताया V1 या V5, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो तय है कि होगा ही होगा। अब अगर मैंने अभी क्या बोला कि नोट कर लीजिएगा, जो मैं नोट बता रहा हूं, ये नोट ये है कि बिना ऑक्सिलरी वर्ब के किसी भी सेंटेंस में हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते, मतलब नहीं करते हैं। इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब का होना जरूरी होता है। यानी इस सेंटेंस को जब हम निगेटिव में बदलेंगे, जैसे एक सेंटेंस है ही रीड्स, वह पढ़ता है, ये अफर्मेटिव में है। अगर हम लोग इसको निगेटिव में बदलते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ही नॉट रीड कर देते हैं। भाई साहब ये गलत हो जाएगा, ये पाप हो जाएगा, और आपको इस पाप से बचना है। ये पाप आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इस पाप से बचना है आप लोगों को। मैंने क्या बोला, बिना ऑक्सिलरी वर्ब के नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो भाई साहब प्रेजेंट पूरे 12 स्ट्रक्चर में आप जरा खोल के देखिए, पीछे पलटिए, पीछे पलट के देख लीजिएगा, कॉपी पे अगर नोट किए हुए होंगे तो पूरे 12 स्ट्रक्चर में 2 ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब मैंने नहीं लिखवाया है। बाकी सारे स्ट्रक्चर में मैंने ऑक्सिलरी वर्ब लिखवाया है। सिर्फ 2 ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब मैंने नहीं लिखवाया है। कौन कौन सा? एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का और एक पास्ट इंडेफिनिट का। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट का। ये दोनों में मैंने ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लिखवाया है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डायरेक्ट V1 या V5 लिखवाया है और पास्ट इंडेफिनिट में V2 लिखवाया है। बाकी के जितने भी 10 स्ट्रक्चर हैं, बाकी के जितने भी 10 स्ट्रक्चर हैं, उन 10 स्ट्रक्चर में कोई ना कोई सहायक क्रिया, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब है। आप देख लीजिए भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप लोग देखिए, आप देखिए अभी भैया, हेलो भैया, कहाँ खोए हुए हैं आप? कहाँ खोए हैं बताइए? इतना मेहनत आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं, कहाँ खो गए हैं? यहाँ ही ना, देखिए ना, पीछे देखिए ना, पीछे देखिए ना भाई साहब, पीछे देखिए। पास्ट इंडेफिनिट में V2 लिखवाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 या V5 लिखवाया है। बाकी सब में कोई ना कोई सहायक क्रिया, कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब है, बाकी सब में। तो मैं जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा देना। लेकिन ये दूगों में ऑक्सिलरी वर्ब है ही नहीं, तो फिर इसमें ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढना होगा। तो माइक्रोस्कोप लगाइए, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब मिल जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग लिखते हैं डू या डज, और पास्ट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी वर्ब लिखते हैं हम लोग डिड। बस यही जानना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब हम निगेटिव में बदलेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है? डू या डज, यानी कि डू या डज के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं या V5 का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल के साथ आई या प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन हो गया, यहां आपका यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, इन सब के साथ हम लोग डू या V1 का प्रयोग करते हैं। इसको हमको एक बार अपने बुद्धि विवेक में बैठा लेना होगा कि ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नाउन रहेगा तो निगेटिव में डज लगा के V1 का प्रयोग करेंगे, और अगर हम लोगों का दे, यू, वी, आई या कोई प्लूरल नाउन रहेगा तो हम लोग डू लगा करके V1 का प्रयोग करेंगे। ये V5 और V1 मैंने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए लिखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में V1 या V5 लगता है, लेकिन याद रखिएगा अगर किसी भी सेंटेंस में डू, डज या डिड लग गया तो हमेशा V1 लगता है। ये एक नोट है जो आप लोग नोट कर सकते हैं, एक नोट है, मैं बोल रहा हूं, आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। मैं बोल रहा हूं जिस सेंटेंस में, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जिस सेंटेंस में डू, डज या डिड लग जाता है उस सेंटेंस में हम लोग हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं। जिस सेंटेंस में डू, डज या डिड लग जाता है उस सेंटेंस में हम लोग हमेशा V1 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गुड, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बताइए
पास्ट इंडिफिनिट को जब हमको निगेटिव बनाना होगा तो नॉट किसके बाद आएगा, डिड के बाद आएगा, तो हो जाएगा डिड प्लस नॉट। वर्ब कौन से रूप में हो जाता है, तो भी वन के रूप में हो जाता है। बाकी प्रेजेंट इंडिफिनिट को जब निगेटिव बनाना होगा तो क्या करिएगा, डू या डज के बाद नॉट लगा दीजिएगा। वर्ब कौन से रूप में हो जाता है, तो अभी लिखवाया है मैंने, भी वन के रूप में हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आप लोग अफर्मेटिव से निगेटिव में बदल सकते हैं। अगले वाले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो एक बार पीडीएफ जो मैं आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से लिंक आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर आप लोग उसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे यूजेस ऑफ टेंस को लेकर के मिलेंगे। जो जितने भी टेंसेस मैंने आज आपको बताया, इन सारे टेंस का ये स्ट्रक्चर्स था। अभी इनके यूजेस पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यूजेस पढ़ने से पहले जितने भी हमारे इस चैनल के दर्शक हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे छोटे भाई हैं, वो सारे के सारे लोग ये जितना स्ट्रक्चर्स मैं अभी आपको दे रहा हूँ जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके और ये सारा एक बार याद कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि अफर्मेटिव निगेटिव के स्ट्रक्चर्स को एक बार ध्यान से देखें, क्योंकि अगले क्लास में जब हम यूजेस लेके आएंगे तो पहले हम लोग रिवीजन करेंगे 5 से 10 मिनट तक, 5 to 10 मिनट सारे टेंस के निगेटिव इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर्स, इंट्रोनिगेटिव के स्ट्रक्चर्स, सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग पहले रिवीजन करेंगे। उसी में मैं आपको WH वर्ड का भी जितने स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको मैं रिवीजन, पहले आप लोग एक बार देख लीजिए। अगले वाले क्लास में 5 से 10 मिनट हम लोग रिवीजन करेंगे ये पूरे स्ट्रक्चर्स, उसके बाद हम लोग यूज पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। अच्छे लगे तो लाइक, इसको ठेंगा भी कहते हैं हम लोग, ठेंगा मत दिखाइएगा लाइक बटन को आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए, हाय हेलो बाय ये सब मत करिएगा। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।